And my topic is teaching approaches and strategies for science. So today I will tell you something that how we will teach. पहले से ही हम लोग तो शुरू से ही चैलेंज बन रहा है कि किस प्रकार से हम लोग साइंस को टीचिंग करें. If this teaching learning activities are effective, students can reach the goals of life by acquisition of knowledge, skills and values in science. अगर आपका टीचिंग इफेक्टिव है, अगर सही रूप से प्रॉपर नॉलेज अगर साइंस के बारे में, तो आप अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, उसके क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकते हैं. अभी हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि जो जिधर भी आप अगर अपने आंखों को दौड़ाइएगा, सब तरफ आपको साइंस का ही कमाल नजर आएगा. हर तरफ है ना, जिधर भी आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम आवर क्वेश्चन. सो इफ आई वांट टू, if you don't mind, I ask one question. So how will you define that this is what is a pen? So how will you define? प्रत्येक चीज का आप लोगों को डिफिनेशन होता है, आप लोग को साइंस करना पड़ता है कि हर चीज का डिफिनेशन होता है प्रॉपर. तो let me know, but how will you define that? What is pen? Anybody else? Yes, it's a medium through which we can express our knowledge. yes, no, and anyhow, if there is different answer. No, you can say this is an object by which we can express our ideas, feelings, or knowledge. है ना, नहीं बोल सकते हम लोग इन द रिटन फॉर्म, है ना, मतलब यहाँ पे मतलब लिख करके किसी को हम आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फिर हो सकते हैं डिफिनेशन. तो साइंस में लोग क्या डिफिनेशन का भी जोड़ देते हैं. डिफिनेशन से अगर समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस है, जो मतलब अब जो कभी नहीं देखा पेन जो जब बाय बॉल लगा शुरू से अगर वो मतलब किसी आंख में जो नहीं देख पा रहा, लेकिन उसको बोलेगा पेन से समझ पाएगा, तो देख के ये करेगा, विजुअलाइज करेगा. तो अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों के मन में, माइंड में हम लोग क्रिएटिविटी डेवलप करना पड़ेगा. चाहे किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. अगर जब तक कि बच्चे के माइंड में विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो उसके बारे में पकड़ नहीं पाएगा. अगर आप पेन बोलिएगा तो उसको ऑलरेडी उसको पता होना चाहिए. जैसे अगर पेन बोलूंगा तो ऑटोमेटिक उसका माइंड में है कि एक पेन के बारे में उसका माइंड में क्रिएट हो जाएगा, पेन होता है जिसको लिखने का काम करते हैं. अगर जैसे बहुत सारे लोग देखिएगा कि आपकी ऑक्टोपस जैसे बायोलॉजी में उसमें देखिएगा उसका चोंच भी होता था, पैर भी होता था, पूंछ भी होता था. तो चलिए वहाँ पर हम लोग ये कर सकेगा वो भी ये करेगा. अगर हम डायनासोर की बात करेंगे तो वहाँ पर डायनासोर जैसे ही बोलते हैं तो लोगों के माइंड में आता है डायनासोर कुछ है, बहुत बड़ा जानवर है, जो स्तनधारी जानवर है, जो शाकाहारी के अंतर्गत जाता है और मांसाहारी के अंतर्गत, मतलब एक फिगर क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में. अब उसको तो समझ आ सकेंगे. तो दैट इज अ साइंस. उस पर जोर देते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन करने पर. So let us know the proper definition of science as defined by Dr. Rosalind Yalom, a Nobel laureate in medicine, जो मेडिसिन के क्षेत्र में वो अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है. According to him, science is not simply a collection of facts. साइंस जो है सिंपली कोई भी चीज जैसा होता है एनवायरमेंट में कोई भी चीज हो रहा है तो सबको जान रहा है, लेकिन होता है किस वजह से, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, क्या होता है, कैसे हो रहा है, दैट इज साइंस. तो जैसे हम लोग जिसे पढ़ते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा था जैसे हमारे केमिस्ट्री में एक ऑथर ने लिखा था fact is important, explanation is more important than the fact. कोई भी चीज है ना, एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट. कोई भी चीज है वो इतना मायने नहीं करता कि ये चीज हो रही है. अगर सूर्य अगर सन अगर पूरब से उग रही है तो इतना मायने नहीं करता अगर पूरब से उग रही है तो कैसे उग रही, क्यों उग रही है, क्या कारण, इसके नीचे क्या, इसलिए इसका क्या तथ्य है. तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देते हैं. हमारे केमिस्ट्री में कोई चीज है ना, अब कोई भी साइंस में, चाहे फिजिक्स में ले लो, आप बायोलॉजी में ले लो, जितना भी साइंस का सेक्टर है, तो आप जब तक उसका एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, तब तक उसके समझ में आएगा. सूरज जो है आउट ऑफ फोकस तो निकलता ही, सबको मालूम है, लेकिन क्या उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या रीजन है, ये तो जानना बहुत बड़ा
ये क्या बात है सो दैट Science says about that the sun rises from the east. क्या दो साइंस बोलता है कि सन उगता है? हम उस पर नहीं जोड़ दे रहे, हम ये बता रहे हैं Not understand that sun rises. मेरा कहने का मतलब जैसे सूर्य पूर्व की ओर से उगती है, ये तो हम लोग सबको मालूम है। लेकिन अगर हम साइंस के मुताबिक चलेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों उगती, कैसे उगती है, है ना, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ, है ना। तो उसके अनुसार हम लोग पता कर पाएंगे कि अर्थ ये जो सूर्य है वो उगती नहीं है, बल्कि हमारा जो अर्थ जो रोटेट हो रहा है उसके अनुसार हम लोग पता करते हैं कि वो हमेशा उधर से निकल रही है। क्या लोग कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे? इसके आप इसके अनुसार चलेगा अगर बुक के अनुसार तो मेरिडियन और क्या ये ज्योग्राफी वाले जो बताएंगे मेरिडियन ऑफ प्राइम के बारे में, तो उस पे चलेगा जो रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस लैंड मानेंगे, इक्वेटर और मेरिडियन। हाँ वही चीज है। उसका रेफरेंस हम लोग ये डिग्री डिवाइड किए गए हैं 50 डिग्री का जो लेता है, जब तक आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात जो इसका 5 मिनट का डिफरेंस होते हैं 2 घंटा का वो आएगा इंडियन स्टैंडर्ड डिग्री कैसे निकालेंगे? बता देंगे। देखो एक लाइन 15 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री में दो देशांतर के बीच अगर हम जाते हैं, ठीक है, अब उसके मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में हमको टाइम कितना लगता है? फिर हम ये बताइए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में ठीक है, अगर कोई फर्क 15 डिग्री में 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट हमको समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में। तो उसी तरह से आप अगर 15 देशांतर को आप अगर पार करते हैं तो 15 गुने 4, हाँ, तब होगा वो। उसके बाद हम प्रदूषण तो नहीं किया आगे पर से देखिएगा ना, कर ले। Science is not simply a collection of facts. It is a discipline of thinking about rational solutions to problems after establishing the basic facts derived from observations. It is hypothesizing from what is known to what might be and then attempting to test the hypothesis. Logical thinking must come first. The facts can come later. जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। आइंस्टीन जब से स्कूल जैसे जा रहे थे तो उस समय जो उसकी बहन थी यूरी, जब बता रहे थे तो पढ़ने में उतना ये ठीक ठाक नहीं थे। तो जब उसको पूछा गया, है ना, जब उसकी बहन उसको पूछती है कि तुम पढ़ने में आगे क्या करने की इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो उससे बात आती है कि बुक में लिखा हुआ हम तभी पढ़ सकते हैं, बुक में लिखा हुआ हम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको ये चीज जानना है, ठीक है, कि हमको जो बुक में नहीं लिखा वो चीज हमको जानना, तो टीचर वो क्यों नहीं बताते, जबकि हमें चीज जानना बुक में लिखा हुआ आज कलम से पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन टीचर को ये बताना चाहिए कि जो चीज बुक में नहीं लिखा हुआ, और इसलिए हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते कि टीचर वो चीज को बताते हैं बुक में लिखा हुआ, और समझ। तो इस तरह से मतलब उसका थिंकिंग वही था, और बाद में उन्होंने क्या डिस्कवर किया आके आपके सामने ला कर रख दिया, तो आपको मालूम होगा, ठीक है। वही कारण है जो आपको मालूम है कि वो नोबेल लॉरेटी है। Some of the important attitudes students will have to learn and demonstrate in science include curiosity. You know the curiosity that means जिज्ञासा। इसमें जिज्ञासा बहुत जरूरी है। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं है तो फिर आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं। आप देना चाह रहे हैं, लेना नहीं चाह रहे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो लेना चाह रहा है, अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। आपको दोनों तरफ से बैलेंस करना जरूरी पड़ेगा। That is equilibrium must be occur there. सेकंड वन ऑनेस्टी, और उसके बाद ईमानदारी होना जरूरी है। कि थोड़ा सा भी लापरवाही इसमें हो जाएगा तो प्रैक्टिकल के थॉक में आपको बहुत सारा कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। फिर भी याद है जब हम कोलंबस में कुछ एक्टिविटी करवा रहे थे हमारे टीचर, तो उस समय क्या था कि जैसे एसिड और बेस के नाक में कोई फ्यूम रिलीज हो रहा था वहाँ से, तो जब फ्यूम रिलीज हो रही थी तो एक लड़की थी नाक में रुमाल ढक ली, तो फिर हमारे जो प्रोफेसर थे कोलंबस के, तो वो उसको डांटने लगे कि जब आप साइंस लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फ्यूम आप जब नहीं कर सकते फिर आप साइंस क्यों लिए, तो आपके झेलने का जब ये नहीं है तो साइंस क्यों लिए। आप तो उससे अच्छा था कि आप साइंस नहीं पढ़ते मैं केमिस्ट्री ले लेते। अब मैंने क्या मकसद हो, आप थोड़ा सा भी उसको बर्दाश्त कीजिए, आपको अपने चैलेंज करना ही पड़ेगा। अब साइंस के केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, आप थोड़ा सा फ्यूम नहीं सहन कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है भाई, और समझो। सो दैट इज द ऑनेस्टी, मतलब लापरवाही उसमें किसी भी तरह का नहीं बरतते हैं, या फिर हम लोग उसके रेस्पेक्ट में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। सेकंड वन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिविटी
सेकंड वन इज ओपननेस, फुल अप। आपका के प्रति पूरा अपने आप में होना चाहिए क्या, वो मतलब ओपननेस, व्हाट आर यू थिंकिंग, हाउ आर यू थिंकिंग, पूरी तरह से उसके अनुसार मतलब एक्सप्रेस होना जरूरी है। आपके अंदर क्या दिख रहा है, क्या फीलिंग्स, उसको एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं, जो अपनी बातों को हाँ होना जरूरी है। सेकंड वन इज रिजर्वेंस, स्केप्टिसिज्म, निष्पक्षतावाद। आपको निष्पक्ष रूप से उस चीज के प्रति उत्तरदायी होना अति आवश्यक है। एंड थर्ड लास्ट वन इज विथहोल्डिंग जजमेंट। आप उतना जल्दी आप जज नहीं कर सकते कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, उसके प्रति आपको रेस्पॉन्सिव होना है, वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। Characteristics of learners which are relevant to science teaching, कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं जो साइंस टीचिंग में ज्यादा इफेक्टिव होंगे। Learners learn and develop as a whole person। सबसे पहले उसको एक मतलब जैसे क्या होता है, हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, तो पहले कुछ पढ़ के जानते हैं, फिर पता करते हैं आधा आधा लोग उसके पता लगा अपने ठीक नहीं हो पाएगा, वहाँ पर जाएगा कुछ बताने के लिए कुछ और ऐसा कुछ बीच में मोमेंट आ गया, जब उसको बताने के लिए नहीं पाएगा तो बताएगा। So the learners cognitive, affective, physical, social and emotional areas are intricately interlinked. Learners cannot grow in one area without affecting the other areas. इसका मतलब है कि आपको संज्ञानात्मक, भावनात्मक या फिर भौतिक रूप से मतलब physically, social and emotional areas are intricately interlinked। मतलब आपको पूरी तरह से उसमें होना जरूरी है, चाहे आपको मेंटली या फिर फिजिकली या इमोशनली, अपना से साइंस में आप ये करता है। अगर ध्यान नहीं हो रहा, आप अगर लैब एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ बट ये भी होगा। इस तरह से जैसे कुछ विधि में मैंने हम लोग जैसे कुछ लैब एक्टिविटी कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक गलती कर रही थी, जो एसिड को जब वो जल्दी निकालने के कारण में एक बूंद उसका ये गिर गया, फिर क्या होता है एसिड इतना पता होता है कि आपका शरीर पे आपके कपड़े को जला देते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसका पूरा कपड़ा जो था वो पूरा ये हो गया, गया। तो थोड़ा सा लापरवाही बरतने का उसका नतीजा तो कुछ और हो जाएगा। सर कोई इंसान को एसिड अगर पड़ गया है, उसका पानी देकर कम करने के लिए मतलब तुरंत हम फर्स्ट एड के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके पास फंसा को जैसे पाला, अगर जैसे पानी से हम इलाज कर सकेंगे, और दूसरा चीज तो बेस। किसी भी इंसान मतलब ये बात आई थिंक सभी को जाननी चाहिए, किसी को भी अगर पड़ गया एसिड तो दूध उसके ऊपर तब तक डालिए जब तक वो दूध हटता जा रहा है। जब तक दूध हटना बंद ना हो जाए तब तक आप किसी का जो असर है वो मतलब वो उस प्लेस पर रहता है। हमसे कुछ रेमेडी बताए हैं, वो कहाँ से वो नहीं पता। आजकल पॉकेट वाला दूध मैडम सब जगह पे मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, वो चीज है पानी से भी आपका एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो किया जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन भी सही है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक क्लास लिए मिला दिया, तुम पूछो कुछ और बता दो उसको, तो पसीने निकले नहीं, पसीने निकल दो। हाँ हाँ, मनोहर सर कुछ पूछ रहे हैं। Here is the word, sir. Learn along. Could you please tell me about the cognitive effective, which kind of the process we can use in the classroom? And after this, I will ask you one more question in my mind. Just I want to ask you. You have just your topic was that something approaching. Just I want to ask you, sir, what is your teaching approach? What is the destination? What is the attitude? That is the approach. Yes, you were just explaining about that the teaching approach of the science. So only we will apply whenever I will teach science or the subject when I will teach
then I can use this kind of. I am not telling you about the approaches. I am also telling you about the strategies also. Strategies. There is both. There two words are written there. The approaches and the second one is strategies. Okay, that's what I am telling you. The teaching approach, what is teaching approach? What दोनों के बारे में I will tell you later about the all these are what are you looking here, that all these are the teaching approaches, that how are you teaching, okay, how are you teaching, that is the learner learn and develop as a whole person. अगर आप पहले जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले बताया कि अगर आप पहले से पढ़ करके पहले से नॉलेज नहीं आ रहा, तुरंत चले गए क्लास में उसको पढ़ा रहे आधा अधूरा, तो मैंने पहले बताया कि उसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर आप जैसे एसिड के बारे में बोले तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ सर, आई एम नॉट टेलिंग एनी अदर थिंग्स, बस आई मैं एग्जांपल लेकर तो बात नहीं समझ रहा तो उसको तो दूसरा लेवल समझा ही सकते हैं। जस्ट आप What is the meaning of cognitive? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक आपको एक फिजिकली एक क्या होना, So how can we apply in a classroom? laboratory there physically, In another subject there is no laboratory. I said whenever I have to teach English and then there is but I laboratory. am telling you, no, I am not telling about this English, I am telling about this science. So laboratory requires for this science, not English. Sometime before you said about that strategy, you can apply in all subjects. There is a strategy you are talking about. No, I did not say. You said about the strategy. Did I say to teach strategy? I am telling you about the science only, not to any other subject. Sangyanaatmak things, it means the cognitive things we can only apply in a science whenever I will teach. Yes. Only science. But we cannot apply in You a can apply in English also, but I am telling about the science. Okay, I am not going in English. डायनासोर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कॉग्निटिव मतलब डायनासोर के बारे में तो उसका इमेज माइंड में बन This जाए। will be in the mind. That is the point. And second question, when I ask you the first question about your topic, the topic there is mentioned teaching approach and strategy of science. Yes. When I ask you what is teaching approach, you said that not it's only the teaching approach of science. There is strategy in another subject. You said that. That is why I'm asking you which kind of the cognitive things I can apply in the classroom. This is the question. This is the problem. Second one is learners grow through the same predictable 8 stages but at different rates. You see the meaning there. This means that children of the same age. This means that children of the same age group may not exhibit uniform characteristics. Some may be more intellectual or socially advanced than the others in the same age group. When you are teaching, अगर आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं कि मतलब सब सेम ही एज ग्रुप में सब एक ही लगे। सपोज अगर आप सब 14 इयर्स और 15 इयर्स के बीच में सब बैठे हुए सपोज, तो आप सबका सोचने समझने की क्षमता सबका अलग अलग है ना, सबका बौद्धिक क्षमता सबका अलग अलग है गेन करने का। तो अगर आप जब तक बेसिक से नहीं समझाइएगा तो नहीं समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा, जैसे अगर आप एसिड के रूप में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो मान लो उसके एग्जाम्पल है क्योंकि इससे ज़्यादा समझने से ज़्यादा ये आते हैं एसिड और बेसिक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद बहुत सारे समय देखेंगे कैटेगराइज करने का। जैसे आप लोअर क्लास में पढ़ा रहे तो सबसे पहले आप बताइएगा कि नहीं एसिड का मतलब बेस क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं भाई एसिड जो होता है खट्टा लगता है और बेस जो होता है थोड़ा कड़वा लगता है। इसलिए एग्जाम्पल में देंगे कि बेस में आपका सामने हो जाएगा, कभी मीटर जो जितना भी पीता वाला चीज़ है वो आपका बेस आ जाएगा। आप दूसरा एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि जितना भी छोटा वाला चीज़ है वो एसिड है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपन उसमें आगे बढ़ेंगे, उसमें आता है कि क्या हर चीज़ को टेस्ट करना पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं आप जैसे ले लीजिएगा तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये जो था आपका ब्लड टेस्ट क्या था, तो आगे चलते हुए ये केमिकल के आधार पर थोड़ा सा टेस्ट करवाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा आपको मिलेगा इन्वायरमेंट में जिसको रेशो करवा करके देखेंगे। आपको लिटमस का एग्जांपल लिया गया लिटमस पेपर का, जो लिटमस पेपर है आपको जो ब्लू क्या करेगा एसिड में क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो आपको पता होगा कि जो ब्लू रेड लिटमस पेपर को जब बेस में लगाएगा तो ब्लू कर देगा। वो आपका एक मेजरमेंट करने का मतलब उसका क्या बोलेंगे रिकॉग्नाइज करने की कौन एसिड है कौन बेस है, ये एक माध्यम बन के लिटमस पेपर के माध्यम से। अगर आप आगे क्लास में जाएगा तो इसके बारे में और बहुत सारा आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे कि कभी एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आपको चीटी से काटती है तो आपको मालूम है ना, चीटी काट दे तो आप देखेंगे कि कभी जैसे आयरन को वहाँ पर आयरन स्लिप पर क्या किया आयरन को टच किया जाता है। हाँ,
तो थोड़ा से एग्जांपल दिया बस ज्यादा समझ में आएगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि आयन रेड आयन उसमें क्या होता है कि उसमें एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब वहां पर ये बताना पड़ेगा कि क्यों उसमें हम आयरन का रड को ही टच करवाते, क्या कारण है नहीं? तो वहां पर मतलब आपको बताना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में कि देखिए वो आपका एक तरह से जो ये वो एसिड था फॉर्मिक एसिड जो आपके शरीर में इंजेक्ट हुआ, अब बाद में जब रड को जब टच करवाए तो वो एक प्रकार का क्या था बेस था। तो एसिड और बेस क्या होगा दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल हो गया, कोई भी चीज को दो अगर कलर में लगा न्यूट्रल हो जाता, तो इस तरह से एक रिमेडी हो जाएगा क्या आयरन, तो इसलिए होता है। तो वहां पर आयरन निकलने पर आपको आयरन ऑक्साइड देना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर ऑक्साइड हो जाता है किसी भी मेटल में रिएक्शन करके सर तो वो जो पॉइंट लिखा हुआ है हाँ। उस पॉइंट का आप जो भी मतलब कर रहे हम हैं एग्जांपल के तौर पर समझ रहे लेकिन जैसे कि वहाँ पे सर डिफरेंट रेट्स ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है और वहाँ के जो है आपके डिफरेंट स्टेजेस, तो वही मैं बता रहा था कि एक क्लास में कोई एक ही एज का लोग अगर सपोज अगर एक ही एज का है तो सबका समझने की दर, सबका समझने की क्षमता अलग अलग है, कैपेसिटी भी अलग अलग है, कोई थोड़ा लेट से समझेंगे कोई थोड़ा जल्दी समझेंगे। तो जो जिस भाषा में समझने वाले हैं उसी भाषा में लेकर समझेंगे। इस तरह के एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करा था आप लोग को, और समझ तो इसी मैंने बता रहा था कि एक ही क्लास में एक ही में क्या टीचर तो एक ही ब्लैक बोर्ड भी है, टीचर स्टूडेंट अलग अलग है, तो एक बच्चा टॉप कर रहा है दूसरा बच्चा टॉप नहीं कर पा रहा, क्या कर रहा है? ब्लैक बोर्ड तो एक ही टीचर भी एक है, समझा तो एक ही को रहा है, समझ तो अलग अलग है, तो समझने का रेट दर अलग अलग है, जिसके कारण से एक जो थोड़ा ज्यादा गेम कर लेता है वो थोड़ा अव्वल में जाता है, थोड़ा कम कर लेता है। वगैरह भी इसी में आ जाएगा। हाँ तभी बता रहा था, इसलिए उतना थोड़ा लंबा चलेगा एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ बोलिए। Sir, I have a problem Yes, sir. related to the strategy. I have a problem in the question like what is oxidation and reduction. I have to be understand हमको स्टूडेंट को बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन में किसी चीज का ऑक्सीडाइज होना मतलब उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। कैसे बताएंगे प्रैक्टिकली कैसे बताएंगे? प्रैक्टिकल देखिएगा कि हमारे भारत में बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल, जितना भी मेटल है वो जानते हैं रिएक्टिव होता है, तो मालूम होगा आपको थोड़ा। तो इसके बारे में अगर देखना चाहेंगे कि कैसे ऑक्सीडाइज, ये तो चैप्टर का चीज है, ठीक है? सब बताएंगे तो एक मिनट वही बताना चाह रहे हैं। हाँ तो अगर हम जैसे आप बता रहे हैं तो भाई उसके लिए आपको नॉलेज तो होना जरूरी है कि मेटल कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव होता है। ऐसे एक जन को बता देंगे तो भाई थोड़ा बोरिंग लगेगा, फिर बता दे रहे हैं। जैसे अगर बात करेंगे हम कि मेटल का प्राय जितना भी मेटल होता है नॉन मेटल की तुलना में मोस्ट रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हम उसको सिंपली छोड़ देंगे तो उस पर एक ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाना, है ना? तो कोई भी उसकी तुलना में नॉन मेटल की बात करेंगे वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है मेटल की तुलना में, ठीक है? उस पर ऑक्साइड का लेयर कम हो जाता है। आपको मालूम है जब पेरियोडिसिटी जब शुरू में जब ये बनाया जा रहा था तो उस समय ऑक्सीजन को आधार माना गया, इसलिए आधार माना गया क्योंकि ऑक्सीजन सभी जगह अवेलेबल है। अब ऑक्सीजन सभी जगह अवेलेबल है, किसी से रिएक्ट कर जाएगा, हमारा अर्थ का बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए उसको आधार माना गया। तो अभी जो हम बता रहे हैं किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब होता है कि वहां जैसे कोई एलिमेंट उसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, या तो फिर जैसे वो कुछ ऑक्साइड हो चुका है तो जो ऑक्साइड बन चुका है उनमें से जो ऑक्सीजन का रिलीज हो जाना या उससे ऑक्सीजन का जो हट जाना उसी को बोलेंगे रिड्यूस हो जाना। और दूसरा टर्म है उसी को ऑपोजिट बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिड्यूस हो जाना। एक मिनट, अगर आप इसी को फर्दर क्लास में अगर 12th में जाइएगा एक मिनट सर, तो वहां पर दूसरा क्लास का टर्म आती है, वहां पर आता क्या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सर? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा बोलेंगे जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वहाँ एजेंट की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा एक ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे को प्रदान करेगा क्या हाइड्रोजन, या फिर बोलेगा जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। 10th क्लास के बुक में आपको केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिया गया। अगर आप सेकेंडरी लेवल में चले जाते हैं 11th 12th में तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा चर्चा किया गया। और क्या तो आप ही को समझ रहे हैं, बाकी सबको ये तरह से सबको समझ में आएगा। सर वही तो है डिफरेंट रेट्स। एक एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल समझा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट सर, जैसे आप कुरकुरे सब खाते होंगे, कोई भी चीज चिप्स में ज्यादा रखा जाता है, खोल के देखिए थोड़ा रख दीजिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उसमें वही ऑक्सीजन घुस जाता है। इसलिए उसको ऑक्सीजन से प्रिवेंट होने के लिए, ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको उस गैस डाला जाता है नाइट्रोजन गैस, और उसको हम लोग इनक्लोज करते हैं किस प्लास्टिक में। प्लास्टिक इज द बैरियर ऑफ ऑक्सीजन,
सेकंड चीज सर, अगर हम बात करें कि तो इस तरह से उसको प्रिवेंट करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन, इसलिए वो तेल डालते हैं, तेल नहीं डाले देखिएगा धुआं जाएगा, खराब हो जाएगा, खुद लग जाएगा जल्दी बोलते हैं। तो ये चीज और कुछ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ अशोक सर पूछ दीपक जलने का जो सूती के ऊपर जाता है क्या कारण है? गुड क्वेश्चन सर, ये सर साइंस में होता है ऐसा चीज होता है कि आपको पढ़ने वाला आपको हर चीज के बारे में जानना, इसमें तो जान सकते हैं, वो ठीक बोल रहे हैं कि जैसे दीपक जल रहे हैं तो नीचे में तो तेल रखा हुआ है, ऊपर में तो मोमबत्ती जल रही है, क्या कारण है कि तेल नीचे से ऊपर जा रहा है, खींच दे रहा है। तो हर जगह से इसको बोलते हैं सर कैपिलरी एक्शन बोलते हैं उसको, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन के थ्रू से तेल ऊपर चढ़ती है। वही एक्शन आपका पड़ेगा प्लांट में भी होता है, ठीक है, प्लांट में भी होता है कि जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा वो वाटर क्या होगा आपका एक एरिया पार्ट में बाकी में तेल चढ़ता है कि चढ़ती है? राइट क्वेश्चन, राइट सही क्वेश्चन। से सोच उगती है सर, उसी तरह से जो सर बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके कंटिन्यू करिए। यार ऐसा बात आता है, बहुत सारा कंपटीशन भी आ जाता है हमारे साइंस में, है ना, तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको समझाना तो हर चीज को प्रैक्टिकल चीज को थ्योरेटिकली समझाना पॉसिबल तो नहीं, इसमें समझाने का कोशिश करते हैं, है ना। भैया हम भी सोच रहे हैं बच्चों समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी काटेगा तो रट सका नहीं। हम कुछ काटने का बात करेंगे, हम तो रेड एंड का सर हम रेड एंड का मैं केवल रेड एंड का बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज काटने का बात नहीं कर रहा। लामृत है, नहीं सर, इनका कहना कि कुत्ता काटेगा तो ठीक हो मैं सर आप नोट कर वो कुत्ता है ना सर, आप नोट कर वो रेड एंड। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड करिए। टाइम से कुछ एक्टिविटी का और सारा के डिस्कशन कर रहे हैं। लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद कंक्रीट एक्सपीरियंस, है ना सर। रिसर्च स्टडी शो दैट द यूज ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब हम प्रैक्टिकल कुछ करके देखते हैं, है ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस। कोई भी चीज को ऐसे सिंपली बता दीजिए थ्योरेटिकली तो अपना बच्चा गेन नहीं कर पाएगा, जब तक कि उसको आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब कुछ करके दिखाएगा, ये करके दिखाएगा। तो मैंने भी सोचा था उसको एक्टिविटी करेगा, उससे पहले मैं थोड़ा दूसरा एक्टिविटी बता देना चाहता हूँ, जिसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास एक अगर यहाँ लीव्स है, हाँ, इस लीव्स का जो आपको यहाँ देख रहे हैं ये पिक्चर हो रही है, और इसमें जो आपका दिया गया पैरेलल ये तो इसके माध्यम से आप नाम मतलब चाहे तो जड़ भी पता कर सकते हैं इस प्लांट का। इस जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर है, ये जो वेव्स और पेशल को देख करके हम लोग इससे पता भी कर सकेंगे कि इसका जड़ कैसा होगा, है ना सर। कैसे तो आप बता सकते सर इस जो लीव्स है इसका जो जड़, इस प्लांट का जो जड़ होगा वो किस तरह से, टू टाइप्स ऑफ रूट, फर्स्ट वन इज द टाइप रूट और एडवेंटिशियस रूट, टाइप रूट और एडवेंटिशियस रूट। एक टैप रूट सर देखो, एक जो रहेगा ध्यान से सुनिएगा आप, जैसे मैं देखिए इसी का जैसे एक पत्ता जो यहाँ पर पौधा जैसे ये तो मुरझा गया, इसका एक जो है आपका मेन रूट है, उसी से आपका बहुत सारा एसेसरी रूट है ना सर। तो ये अगर इस तरह का जहाँ भी पता मिलेगा उसका जो रूट होगा दैट इज कॉल्ड टैप रूट, है ना। चाहे आप आम का भी ले लीजिए, चाहे तो आप पीपल का भी ले लीजिए, तो जिस तरह से आपको अगर इस तरह का पौधा ये प्लांट या जो ये पेड़, तो इस तरह का पत्ता जहाँ मिलेगा तो समझिए तो टैप रूट का एग्जाम्पल है। और सेकंड वन जिसे हम बात करेंगे, So what is tap root sir? Tap root सर टैप रूट का मतलब एक मेन जड़ होगी, उसमें बहुत सारे आपका रेशा जैसे निकला हुआ एसेसरी रूट उसको बोलते हैं, दैट इज हेल्पिंग रूट, उसको हेल्प कर रहा है उसको एब्जॉर्प्शन, है ना सर। उसका एक मेन जड़ है, उसका बहुत सारा दिख रहा है रेशा देखो, किसी को निकला नहीं, वो टूट गया था। देखिए ये ग्रास है ना सर, इसका ग्रास जितना भी देखिएगा वेव सब पैरेलल है ना सर। ये सब क्या है एक दूसरे का पैरेलल है, कहने का मतलब सबका देखिएगा जितना भी अब मैं बता रहा हूँ वेव्स का मतलब हो गया जैसे इसमें ज्यादा भाषा से पहचान पाइएगा, एक जैसे इधर से गया तो इसी से आप देखिए ब्रांचिंग रूप में निकला हुआ है ना सर, दैट इज ये जो निकला हुआ है दिस इज अ वेव, है ना सर। अब हम इसका बात करेंगे थोड़ा इसका डिफरेंस होता है, इसका ले लीजिए या फिर कोई
गेहूं का या तो कोई पैडी का। अब इसका बात करेंगे जितना भी वेन्स है सब यहीं से निकला हुआ है, सब एक दूसरे का पैरेलल है, इस तरह से ब्रांचिंग नहीं हुआ। ये जो आपका मेन जो आपका है इसी से आपका जो जितना भी वेन्स निकला हुआ है इससे से पेटियोल से वो सब इसी से नहीं निकला हुआ। इसमें देखिएगा थोड़ा डिफरेंस है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा समझने का, है ना सर। तो इधर से देखिएगा सबका पैरेलल है, एक दूसरे के सब पैरेलल है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि इस तरह का जहां पे पौधा मिलेगा तो वो सब का जो जितना भी रूट्स होगा सब के सब फाइब्रस रूट है। तो देखिएगा जब आपने देखा होगा जैसे पैडी को उखाड़ करके तो उसके साथ एक गुच्छा में सब निकलता है हाँ। रेशेदार। सर मापे का शब्द आएगा इसमें और ये हो गया आपका रास के पत्ते। इस तरह से जितना भी निकलेगा सब आपका पौधा रहेगा वो फाइब्रस है ना सर। इस तरह का और वो सर होता है, मैंने बस दोहरे रूप के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो दैट इज द हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। आपको थोड़ा सा इससे देख के पता भी आप लोग मालूम हो गया कि किस तरह से पौधा ऐसे जाना हो जाएगा, कारण हार्ड बोलने की कैसे से होता है आपको समझ पता नहीं आता। लेकिन अभी तो मैंने थोड़ा सा कुछ ये दिखा करके बताया था, कुछ ज्यादा समझ आया होगा आपको। बोलेगा जैसे आम का जैसे मैंगो का हो गया, पीपल का हो गया, उसका किस तरह का रूट रहेगा, उससे आपको पता चल गया होगा किस तरह से रूट होंगे सब, है ना सर। एक मेन रूट हो गया था, उसका दूसरा एक्सेसरी रूट हो गया, दैट इज टैप रूट। ग्रास हो गया। हाँ बोलिए। ये जो गर्दन के पेड़ होते हैं उनके एक्स्ट्रा रूट आता है, उस रूट को क्या करता है, उस रूट का क्या फंक्शन है तो उसका स्टील रूट बोलेंगे, स्टील रूट। नहीं सर जी नहीं, उसको स्टील रूट नहीं कहते। स्टील रूट तो हमारा माथे वाला जो होता है ना उसमें आता है। बाहरी जो गाइडेंस करते हैं स्टील रूट में बोलेंगे इससे काम है स्टील रूट में ओके हो सकता है सर। एक क्वेश्चन आज हमारा जब हम क्लास ले रहे थे एक बच्चा ने क्वेश्चन किया, बार सर आए थे ग्राउंड में, बोले कि ये बच्चा हिम्मत नहीं बना करता है, तो बोले कि रीजन सर, रीजन बता रहा है सर कि भूत प्रेत का उसका चल रहा है, ठीक है। बोलता है कि सर हमारे घर में भूत प्रवेश कर गया, तो सर बोले सर इसको छोड़ दीजिए, इसके घर में भूत आ गया, तो है ना, नहीं छोड़ दीजिए इसको। इसके रीजन साइंटिफिक रीजन आपका क्या है? सर हम तो आप पे भरोसा नहीं किए सर, मैं क्या करूंगा क्योंकि हम वही सब पर भरोसा करेंगे जिसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हो। अब तो इसके पर्सन बता देते लोग उसके बारे में देखा नहीं आगे सुना है ना सर। दूसरी बात जैसे बताता था चाहते इसके बारे में, जैसे लोग बोलते हैं कि जहाँ पर आदमी जलाता है, लेकिन ऐसा बताना चाहता हूँ फैक्ट क्या है। लोग बोलते हैं कि जहाँ लोग जलाता है वहाँ पर आग जलता है, सर आग नहीं जलती सर। आपको मालूम है कि फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वहाँ थोड़ा सा कुछ वो एक रेडिएशन निकलता है, मतलब बोले तो वो आग निकलती है ऐसा रात के समय में। तो देखिएगा जब कभी ये आवाज चलेगी और वो अधिकतर गर्मी के दिनों में होगा, है ना सर, कि जब वो फास्फोरस से रिएक्ट करेंगे तो वो जब रिएक्ट करेंगे तो थोड़ा सा वहां से लाइट इमिट होना आपको पता होगा। लोग बोलते हैं आग जल रहा है, भूत, तो भूत नहीं सर, वो साइंटिफिक नहीं चीज है ना सर। हर चीज का जितना भी फैनोमेना होगा सबका साइंटिफिक रीजन है। अब इसमें बहुत सारा चीजें आगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति मुंडन भी करवा रहा है तो उसका रीजन है। आत्मा जो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? मैंने पहले बताया सर, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जितना पूछेगा उतना इसका एक्सप्लेनेशन निकलेगा। तो इसमें जब आप गो थ्रू द सेम टेक्निकल स्टेज बट अ डिफरेंट प्लेस, What is the difference? तो हर कोई जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है शिक्षार्थी, तो उसके बारे में बता रहा है कि ग्रो थ्रू द सेम टेक्निकल, जिस उम्मीद से वो ये अपना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो लर्नर और वो लर्निंग समथिंग दैट इज लर्नर, अगर वो क्या बोल रहे कि मतलब सेम चीज को अगर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सोचने ये थिंकिंग करने का, समझने का, बट एट डिफरेंट रेट, उसका जो समझने का क्षमता होगा लेकिन अलग अलग होगा। उसी को नीचे लिखा होगा दिस मींस दैट, उस माने का मतलब है कि चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप मे नॉट एक्सिबिट यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। वही मैंने बताया सर कि जितने भी टीचर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सबको समझने की क्षमता दूसरा नहीं ना है। ये तो मैं पहले वाला है ना सर। क्या आप इसमें क्या करना चाहते हैं आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो इसका मीनिंग है मेरे को बता रहा हूँ। ठीक है। Some may be more intellectual or socially advanced than the others in the same age group. है ना सर, मैंने पहले बताया कि जो जितने भी लोग हैं सबके समझने की क्षमता बहुत ही अलग अलग है ना सर। इंटेलेक्चुअल पावर उसका अलग अलग होगी, कोई थोड़ा जल्दी समझेंगे, कोई थोड़ा लेट से समझेंगे। मैंने तो यही समझाने की कोशिश की। इसके बाद जो स्टार्ट में था वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी का रहा, मैंने वो क्लास का एग्जाम्पल दिया। सब में कुछ एक नहीं करो। अब उसमें आप क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या उत्तर हम नहीं मालूम है। Actually, I have one part, sir. That is why I asked. इसमें और करेंगे।
What's that, sir? Salt. तो साठ जो है सॉलिड के फॉर्म में देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है ना सर। अगर देखिए तो हम पानी डालेंगे तो देखिएगा कि ग्लो करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसका रीजन में बताऊंगा कि क्यों, क्या कारण है कि सॉलिड फॉर्म में जो नमक रखे हम वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब नहीं जला। मैंने ऑन ऑफ करने का कोशिश किया लेकिन नहीं जल रहा है। ये बल्ब है, यहाँ मैंने नमक डाला है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। जैसे पानी डालूंगा देखेगा कि ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। हालांकि बल्ब तो जल रहा, मैंने ये पढ़ा था केमिस्ट्री में कि अगर नमक को पानी में डालेंगे तो जो करंट हम ये करेंगे मतलब सर्किट में ऐड करेंगे तो वो जलेगा। और देख लेते हैं कि अगर वो फेल हो जाता है कि क्या सही है। इसके कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे पानी मैंने ऐड किया तो पानी जैसे जलेगा जैसे तो वो क्या होगा कि जो साल्ट जैसे आयनिक कंपाउंड वो जो आयंस था वो आयंस डिसोसिएट हो गया। पहले जब सॉलिड में था तो एक कंपाउंड मतलब क्या बोल रहे हैं जैसे एक तरह से कि ये जो नमक बना हुआ Na और Cl से बना हुआ है ना सर। जब Na और Cl से बना हुआ है तो जैसे सॉलिड फॉर्म में था वो दोनों डिसोसिएट नहीं हो पा रहा। तो दोनों को अब डिसोसिएट मतलब होता तो वो करंट उसमें जाता है, वो बल्ब जल रहा है। वो बल्ब नहीं जल रहा क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा। जब मैंने पानी ऐड कर जब मैंने स्विच दिया तो जब बल्ब ग्लो किया, इसका मतलब ये था कि जब ये वाटर की उपस्थिति में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। जो मैंने प्लस और माइनस जो बता रहा हूँ वो आपका आयन से दैट मींस चार्ज है। आपका चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण बल्ब जल गया। इसी तरह से अगर आप एग्जांपल देना चाहेंगे तो और सारा दो तीन है, जैसे कि सर्फ लेकर देखिएगा उसमें भी जल जाएगा। तो सर्फ में आपका बेस पाया जाता है सर, बस के कारण भी वो क्या करेगा बल्ब जलेगा इस तरह से। तो सर्फ के वैसे एक पानी डालेंगे ना सर, सर्फ में वैसे पानी डालेंगे। हाँ पानी नहीं तक जलेगा। इसके साथ अगर मैं कोलगेट का भी एग्जांपल लेंगे तो कोलगेट भी इसी तरह से ग्लो करेंगे है ना सर। उसमें पानी डालने का मतलब मेरा मकसद है कि वो आयन में फ्लो करने लगेगी। वो आयन जब पानी फ्लो करने के दौरान वो क्या करेगा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा है ना सर। धीरे धीरे देखिए कि उसका जिससे अगर ये करना चाहेंगे धीरे धीरे इसका जो इस तरह से इसको मिल रहा है करंट या ये होने का। देखिए दोनों तार वहां पर टच नहीं थे है ना, दोनों अलग अलग रखे हैं। उसमें हम डाले ताकि कुछ ग्लो कर रहा है। अगर हम टच करते तो जल जाता, पहले जल जाता वो ऑन किए थे तो जैसे पानी डाला देखिए इसका जैसे इस तरह से करंट जा रहा है उस तरह से वो ग्लो कर रहा है। क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, इसके बाद वही चीज जितना है जितना डिस्टोर्शन हो जाएगा जितना मिल पाएगा उतना जल जाएगा। और इसको इसको हीट किया गया। शुरू में यहाँ पर है 30 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री रहेगा। यहाँ पर 20 रहेगा, यहाँ पर 25 रहेगा। तो टेम्परेचर रहेगा इंजीनियरिंग इंक्रीज करा देगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा आपको मालूम होगा कि वो गैस जो है गर्म होकर के जो हल्की गैस है वो ऊपर उठती है और जो जितना भी आपका ठंडे या फिर बोलेंगे तो भारी गैस वो नीचे आती है। तो इसके कारण क्या करेगा धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे फूल रही है। इसका मतलब है ये जो हीटिंग एयर है वो क्या करेंगे ऊपर जा रही है और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है ये आपका ये सुबह। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे टेम्परेचर गेन करेंगे वो एयर ऑन होकर के ऊपर जाएंगे और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा।